Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. So welcome to this class जिसमें हम पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. If you have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel and press the bell icon ताकि आपको इन वीडियोस के जो notifications हैं वो timely मिलते रहें. So you have responded really well to the previous videos. So इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए we are going to discuss some new multiple choice questions from Indian polity. और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं that is पंचायती राज institutions. So this is a topic that is very important. Local self government का ये टॉपिक है. But we will not only cover पंचायती राज institutions, we will also cover municipalities. तो एक तरह से local self government हम इसमें cover करने वाले हैं, right? So if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel right now. So also do participate and try to answer these questions at your own end. शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. The first question is 11th schedule contains the functional items. 11th schedule contains the functional items placed within the purview of panchayats. Which one of the following items is not listed in 11th schedule? इनमें से कौन सी आइटम है जो 11th schedule में listed नहीं है? A. Fisheries, B. Fuel and fodder, C. Public distribution system और D. Taxes on agriculture income. बेसिकली 11th schedule में वो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पे पंचायत लॉ बना सकती हैं, पंचायत उसके ऊपर उनके ऊपर एक्ट कर सकती हैं. 29 फंक्शंस आर देयर इन द 11th शेड्यूल. तो उन 29 में से इनमें से कौन सा नहीं आता है, यानी कि पंचायत इनमें से किसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकती या कौन सी पंचायत की अथॉरिटी के अंदर नहीं आता सब्जेक्ट? फिशरीज, फ्यूल एंड फॉडर, पीडीएस और टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. इसका बड़ा सिंपल सा एक आंसर है, वो बहुत ईजी आंसर है, दैट इज डी, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम. देखिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का जो परव्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, पंचायत का नहीं. सो दिस इज अ डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत कैन नॉट लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. इसके अलावा फिशरीज है, फ्यूल एंड फॉडर है, पीडीएस है, इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग जो है वो पंचायत कर सकती हैं. तो 11th शेड्यूल में जो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स, उनमें ये तीनों भी आते हैं, बट दिस डज नॉट. तो आपका आंसर हो जाएगा डी, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम. राइट. तो 73rd अमेंडमेंट से ये जो पार्ट 11 है ये ऐड किया गया था जिसमें कुल 29 फंक्शनल आइटम्स आती हैं, बट जो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है ये 7th शेड्यूल में आती है. 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स दी हुई हैं. देयर आर 3 लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. और उसमें जो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य सरकारें जो हैं वो कृषि के ऊपर, कृषि की जो कमाई है उसके ऊपर टैक्स लगा सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन व्हाट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या ये इज इट एन एक्सरसाइज इन फेडरलिज्म or in democratic decentralization or in administrative delegation or in direct democracy? What is local self government? local self government को best कैसे explain करेंगे हम? क्या ये direct democracy है? क्या ये administrative delegation की गई है state की तरफ से इनको, या क्या ये democratic decentralization है, या क्या ये federalism के principle को और आगे बढ़ाती है? Yes. देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में सिर्फ सेंटर और स्टेट्स आते हैं क्योंकि स्टेट्स के पास सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ पावर रहती है. तो जो शेयरिंग ऑफ या डिवीजन ऑफ पावर्स है वो सेंटर और स्टेट्स में ही अप्लाई होता है. डिवीजन ऑफ पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं, और जितनी भी होती हैं वो सारी उन्हें स्टेट्स ने दी होती हैं. तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है. सो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल तो इसको बेस्ट एक्सप्लेन नहीं करता है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी ये है, लोग जो हैं वो डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं और जो है वो लोग फिर इनके ऊपर रूल करते हैं, बट लोग खुद तो डिसीजन नहीं ले रहे ना. सरपंच एंड पंचेज आर टेकिंग डिसीजन ऑन देयर बिहाफ. तो एक तरह से ये भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है. कहने को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है, ऑल द विलेजेस आर टेकिंग द डिसीजन देमसेल्व्स, लेकिन ये कहने की बात है. बेसिकली द डिसीजन विल बी टेकन बाय द पंचेज एंड द सरपंच दैट हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल. तो इस वजह से ये डायरेक्ट नहीं, थोड़ी सी इनडायरेक्ट ही डेमोक्रेसी है.
डिसीजन मेकिंग इज थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, इसको डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि स्टेट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। नो, दिस इज डेवोल्यूशन, नॉट डेलीगेशन, इट इज डेवोल्यूशन। पावर डिवॉल्व की गई है, डेलीगेट नहीं की गई है। स्टेट ने अपनी पावर नहीं दे दी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। जो लोकल गवर्नमेंट की पावर थी वो ही उनको दी है, लेकिन वो फ्लो हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन। तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाता है बी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक है ये क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो डेमोक्रेसी है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ में हो चाहे वो पंचायत में हो। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर स्टेट्स ने अपने पास नहीं रखी, उसको पूरा नीचे तक डिसेंट्रलाइज कर दिया है। हर विलेज अपने डिसीजन ले सकता है, हर सिटी अपने डिसीजन ले सकती है। सो बी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रिंसिपल दैट इज एनविसाज्ड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में बिठाई गई थी, उसने रिकमेंड किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जाए, जिसे कि हम आगे चलकर पंचायती राज कहने लग गए, क्योंकि पंचायतें बहुत पुराने टाइम से चल रही हैं इंडिया में, तो उन्हें हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहना हमने शुरू कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब दो क्वेश्चन थोड़े से इजी हो गए आपके लिए। सो थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट और बिट कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड इट इज़। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उसके तहत 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 3 लेवल्स पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो बनती हैं। फर्स्ट इज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़े शहरों के लिए होती है। सेकंड इज़ म्यूनिसिपल काउंसिल, जो कि इंटरमीडिएट शहरों के लिए होती है। एंड थर्ड इज़ नगर पंचायत, जो कि ट्रांजिशनल एरियाज़ के लिए होती है, जो रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन हो रहे हैं। नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट लेवल, दैट इज़ द म्यूनिसिपल काउंसिल। अब म्यूनिसिपल काउंसिल में जो प्रेसिडेंट होता है म्यूनिसिपल काउंसिल का, उसे रिकॉल करने की एक प्रोविज़न है, यानी कि राइट टू रिकॉल, जो हम अभी एमपीज़ और एमएलएज़ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पे होता नहीं है ये, कि अगर कोई इलेक्ट होकर एक बार चला गया, उसको आप 5 साल से पहले वापस नहीं बुला सकते। लेकिन म्यूनिसिपल काउंसिल के केस में प्रेसिडेंट को रिकॉल करने की ऑप्शन होती है। लेकिन वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का जो प्रोसीजर है, उसके बारे में इनमें से कौन कौन सी बातें करेक्ट हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। पहला, द प्रोसीजर ऑफ रिकॉल मे बी इनिशिएटेड विद अ प्रपोजल साइंड बाय 3/4 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। सेकंड, the procedure of recall may be initiated with a proposal signed by 3/4 elected members of the council। तो पहले में कह रहा है कि proposal 3/4 मेंबर साइन करें, दूसरे में कह रहा है 3/4 of elected members साइन करें। थर्ड, if the council passes the resolution by majority, the collector will take action। अगर काउंसिल मेजोरिटी से पास कर देती है उस रेजोल्यूशन को, तो जो भी डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर होगा वो उस पर डिसीजन लेगा। फोर्थ, द प्रेसिडेंट में बी रिकॉल्ड बाय जनरल वोटर्स विद मेजोरिटी, बाय जनरल वोटर्स विद मेजोरिटी। क्या ये सही है? देन प्रेसिडेंट में बी रिकॉल्ड बाय जनरल वोटर्स विद 2/3 मेजोरिटी। तो ये फर्क है, मेजोरिटी और 2/3। जैसे यहाँ पर है 3/4 मेंबर्स और 3/4 इलेक्टेड मेंबर्स। देन द प्रोसेस ऑफ रिकॉल में बी इनिशिएटेड वंस इन हिज होल टर्म। एक बार इनिशिएट हो सकता है, मतलब 5 साल के लिए अगर प्रेसिडेंट चुना गया है म्यूनिसिपल काउंसिल का, तो उसे सिर्फ एक बार ही उसके खिलाफ जो है वो रिकॉल का मोशन चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हर 2 दिन बाद आप रिकॉल का मोशन चला दोगे, ऐसा नहीं होता। पूरी टर्म में सिर्फ एक ही बार ऐसा किया जा सकता है। या फिर द प्रोसेस ऑफ रिकॉल में भी इनिशिएटेड ट्वाइस, या क्या वो 2 बार किया जा सकता है। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1, 3 एंड 5, 2, 4 एंड 6, 1, 5 एंड 7, या 2, 4 एंड 7? यस, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी किया गया है जानबूझ के, सो एज टू रेज इट्स लेवल। और जनरली हम ये सुनते नहीं हैं, द राइट ऑफ रिकॉल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। देखिए, पहली जो सही स्टेटमेंट है वो है कि द प्रोसीजर ऑफ रिकॉल, अगर आपने उस प्रेसिडेंट को रिकॉल करना है, उसकी पोस्ट से हटाना है, तो वो प्रपोजल 3/4 इलेक्टेड मेंबर साइन करेंगे, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है द प्रेसिडेंट में बी रिकॉल्ड बाय जनरल वोटर्स विद मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। जनरल वोटर्स यानी कि मान लीजिए कि उस म्यूनिसिपल काउंसिल में कुल 50,000 वोटर हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर 40,000 वोटर हैं। तो अगर 50,000 वोटर हैं तो उसकी मेजॉरिटी हो जाएगी, जितने लोग वोट कर रहे हैं उनमें मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं
यानी कि अगर 30,000 लोग वोट कर रहे हैं तो अगर 15,001 वोट आ जाती है तो फिर उसे रिकॉल कर लिया जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है द प्रोसेस ऑफ रिकॉल में बी इनिशिएटेड वंस इन हिज होल टर्म, सिर्फ एक ही बार इनिशिएट हो सकता है वो प्रोसेस। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2, 4 एंड 6। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो 74th अमेंडमेंट का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, द म्युनिसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय whom? नाउ IAS ऑफिसर होता है या PCS ऑफिसर होता है या होती है, एंड उसे कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? ए मेयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी जिला परिषद, सी स्टेट गवर्नमेंट और डी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। म्युनिसिपल कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? म्युनिसिपल कमिश्नर इज द एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी। जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो मेयर होता है, लेकिन परमानेंट इज म्युनिसिपल कमिश्नर, जो कि यूजुअली एक IAS या फिर PCS ऑफिसर होता है, आइदर फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फ्रॉम द प्रोविंशियल सिविल सर्विस। तो वो उसे कौन अपॉइंट करता है? द करेक्ट आंसर इज सी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होती है उन्होंने किसे अपॉइंट करना है। स्टेट का सारा जो कार्डर है वो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सो ऑफ कोर्स दिस डिसीजन इज ऑल्सो टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। A municipal commissioner is appointed by the state government either from Indian administrative service and mostly from provincial civil service। तो IAS या PCS ऑफिसर होता है जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हेड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, if there is a dispute between पंचायत and cantonment board, who will decide finally? अगर पंचायत और कैंटोनमेंट बोर्ड में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे कौन डिसाइड करता है? देखिए जो पंचायत है ये है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रूरल की बॉडी, और जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ये अर्बन लोकल बॉडी है। इट्स अ स्पेशलाइज्ड बॉडी अंडर अर्बन लोकल बॉडी, 74th अमेंडमेंट। अगर इन दोनों में डिस्प्यूट होता है तो कौन उसका झगड़े का निपटारा कौन करेगा? ए कलेक्टर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ डिविजनल कमिश्नर, बी डिविजनल कमिश्नर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डी स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में व्हाट इज द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म? देखिए इसके लिए इसकी नेचर को समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कहते हैं रूरल लोकल बॉडीज या पंचायत, दे डायरेक्टली कम अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं आती तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में ही है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बोथ हैव स्टेट, दोनों ही जो है ये स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है। सो दैट वे दोनों ही जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इन्हें रेगुलेट करती है। लेकिन यहाँ पे जो कैंटोनमेंट बोर्ड वर्ड आ गया, दिस इज नॉट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ये होता है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जैसे आर्मी का कैंट एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया होता है, या फिर और भी जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उनके जो कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं, इनके लिए अलग से इनको मैनेज करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनता है। दिस इज नॉट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कैंट एरिया है तो वहाँ की जिस स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में वो आ रहा है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो का कैंट एरिया के अंदर जो है वो से होगी। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। डिफेंस एरियाज आर हाईली सिक्योरिटी सेंसिटिव और वो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आएंगे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस है ये ऑफ कोर्स सेंटर का सब्जेक्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही ये मिनिस्ट्री है, स्टेट में डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं होती है ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब पंचायत आ रही है स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में और कैंटोनमेंट बोर्ड आ रहा है सेंटर गवर्नमेंट के परव्यू में। नाउ द आंसर वुड बी डी, स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये डिस्प्यूट कैसा हो सकता है? देखिए कोई कैंट एरिया ऐसा हो सकता है जो किसी शहर से बाहर जाकर, बिकॉज कैंट एरियाज आर वेरी लार्ज, दे आर सिटीज इन टू देमसेल्व्स, अपने आप में शहर होती हैं वो। तो अगर किसी शहर के थोड़ा सा बाहर जाकर कोई कैंटोनमेंट एरिया है, उसके आसपास कोई गांव की ज़मीन लगती है, पंचायत की ज़मीन लगती है और उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इन दैट केस द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बात यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड की आ गई है। अगर यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड की जगह
म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, ऐसी कोई बॉडी होती तो इसका आंसर होता बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। स्टेट गवर्नमेंट खुद इसको डिसाइड कर देगी क्योंकि दोनों ही उसी के पर्व्यू में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पंचायती राज सिस्टम अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्लाई ऑन विच स्टेट्स। इनमें से कौन से राज्यों पर पार्ट 9 अप्लाई नहीं होता है, एग्जेम्प्टेड हैं वो स्टेट्स? ए आसाम, मिजोरम एंड नागालैंड, बी नागालैंड, मेघालय एंड त्रिपुरा, सी नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, और डी सिक्किम, त्रिपुरा एंड मेघालय। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स पे पार्ट 9 अप्लाई नहीं होगा, तो वो स्टेट्स कौन से हैं इनमें से? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, नागालैंड, या फिर सिक्किम, त्रिपुरा एंड मेघालय। वी नो दैट दो स्टेट्स आर इन द नॉर्थ ईस्ट, तो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट की ही स्टेट्स डाली गई हैं। सो यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीएससी वेयर दे मेक यू स्क्रैच योर हेड एंड स्टिल यू डू नॉट नो द आंसर। सो एनीवे, यहाँ पे जो आंसर आपका आ जाएगा दैट इज सी, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ये 3 स्टेट्स एग्जेम्प्टेड हैं जहाँ पार्ट 9 अप्लाई नहीं होता है। तो पंचायती राज की हिस्ट्री, अब वी नो कि 1992 में एक्ट पास हुआ था, 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ था। करंटली इट एग्जिस्ट्स इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, which of the following provisions about the पंचायती राज in the constitution of India are correct? पंचायती राज में इनमें से कौन सी प्रोविजन सही करेक्ट है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। नंबर 1, अगेन थोड़ा सा वर्ड प्ले है इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 1, ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स। सेकेंड, the chairperson of panchayats at the village, intermediate and district levels is elected indirectly by the voters. इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। 1 only, 2 only, both 1 and 2 और neither 1 nor 2। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? देखिए, पहली स्टेटमेंट में वो बात कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ पंचायत की, दूसरे में बात कर रहे हैं चेयरपर्सन्स की। तो पहला तो फर्क आपको ये ध्यान से देखना है, राइट। सो मेंबर्स ऑफ पंचायत, देखिए विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये दोनों बातें सेम हैं दोनों स्टेटमेंट्स में, कि तीनों लेवल्स की बात कर रहा है और पंचायत की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेंबर्स की और यहाँ चेयरपर्सन की बात कर रहा है। सेकेंडली, पहले में कह रहा है इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स, दूसरे में कह रहा है इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द वोटर्स। तो दूसरा की वर्ड यहाँ पे हो गया इनडायरेक्ट, यहाँ पे हो गया डायरेक्ट। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़िए। क्या तीनों लेवल्स पे, ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में और जिला परिषद में, जो मेंबर्स होते हैं क्या वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं? यस, पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है। सेकंड, क्या तीनों लेवल्स पे जो चेयरपर्सन है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं? यानी कि गांव के लेवल पे जो सरपंच होता है, समिति के लेवल पे जो उसका प्रेसिडेंट होता है, और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है, क्या ये तीनों लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं? इंटरमीडिएट लेवल पे यस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगेन यस, लेकिन विलेज लेवल पे मे बी। यस और नो नहीं है इसका आंसर है मे बी। कहीं कहीं किसी स्टेट में जो सरपंच होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है और किसी स्टेट में इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, बिकॉज दिस इज अ डिस्क्रिशनरी प्रोविजन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 73rd अमेंडमेंट में कुछ प्रोविजंस मैंडेटरी हैं जो सभी स्टेट्स को माननी ही माननी है, और कुछ डिस्क्रिशनरी हैं जो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। सो यहाँ पर ये जो पहली वाली प्रोविजन है ये मैंडेटरी है कि तीनों लेवल्स पे जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। तो पूरे इंडिया में सब जगह ऐसा ही होता है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें यहाँ पर इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो इनडायरेक्टली होते ही हैं, लेकिन विलेज लेवल पर जो सरपंच होता है, पंचेस तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन जो सरपंच होता है वो किसी किसी स्टेट में डायरेक्टली इलेक्ट होता है, किसी किसी स्टेट में इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। डायरेक्टली इलेक्ट का मतलब है कि गांव के लोग सीधा जाके वोट डाल रहे हैं और सरपंच को भी वो सीधा चुन रहे हैं, जबकि इनडायरेक्टली का मतलब है कि लोग सिर्फ पंच के लिए वोट डाल रहे हैं और पंच जब जीत जाएंगे तो वो मिलकर अपने में से ही किसी को सरपंच चुन लेंगे, इनडायरेक्टली इलेक्ट हो जाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसे नॉमिनेट कर देगी। तो यानी कि विलेज लेवल पे जो सरपंच होगा वो कैसे इलेक्ट होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है।
सो ये स्टेटमेंट, ये कहना कि चेयरपर्सन भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, ये गलत हो जाएगी। सिर्फ ये विलेज वर्ड अगर हम हटा दें तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट है आपकी गलत। सो करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। तो एक एक वर्ड यहाँ पर आपका मैटर करता है। अगर हम यहाँ से विलेज को हटा दें, अगर हम यहाँ कहते हैं द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। लेकिन विलेज लेवल पे ये डिस्क्रिशन स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है। द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये सही है। बट द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल आर इलेक्टेड इन अ वेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में कुछ और रूल होगा, कर्नाटका में मे बी डायरेक्टली सरपंच इलेक्ट होते हैं, हरियाणा में इनडायरेक्टली होते होंगे, डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट। सो नो फिक्स्ड रूल इज देयर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द न्यू पंचायती राज बिल इनेक्टेड इन 1993, उससे पहले भी बहुत सारे पंचायती राज एक्ट सभी स्टेट में चल रहे थे, लेकिन 1993 के बाद अफ्रेश ये सारा का सारा बिल ड्राफ्ट हुआ। सो इन द न्यू एक्ट देयर आर सेवरल फ्रेश प्रोविजंस डेविएटिंग फ्रॉम द पास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन सच प्रोविजन। 1993 में सारी प्रोविजंस जो थी, काफ़ी सारी प्रोविजंस बदल दी गई थी पंचायती राज की। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वो प्रोविजन है जो नहीं डाली गई नए बिल में। Which of the following is not one such provision? Number 1, a number of added responsibilities in the area of agriculture, rural development, primary education and social forestry among other. क्या नई चीजें ऐड कर दी गई थी? Yes. Second, elections being made mandatory for all posts at the time they are due. Yes, elections mandatory कर दिए गए, जब ड्यू हो जाए तो elections कराने जरूरी हैं, पहले ऐसा जरूरी नहीं था। Third, a statutory representation for women in the panchayats up to a third of strength. क्या 1/3 women के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं पंचायत्स में? Yes, ये भी मैंडेटरी प्रोविजन में आती है। अभी कुछ स्टेट्स ने इसको बढ़ा के 50% कर दिया है, लेकिन 33% तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है। फोर्थ, रेगुलर रिम्यूनरेशन टू द पंचायत मेंबर्स सो एज टू एंश्योर देयर पंक्चुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नो, ये प्रोविजन नहीं है नए वाले में, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। डी इज योर आंसर। तो कौन सी ऐसी प्रोविजन है जो नहीं है? फोर्थ वाली प्रोविजन नहीं है, रेगुलर रिम्यूनरेशन का प्रोविजन जरूरी नहीं है कि हो। देन क्वेश्चन नंबर 9, which of the following committees recommended that the elections to पंचायती राज bodies should be held on party lines? एक कमिटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि जो पंचायती राज इलेक्शंस हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, वो पार्टी लाइंस पे होने चाहिए, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में कंटेस्ट करें। तो कौन सी कमेटी थी जिसने रेकमेंड किया था? ए, बलवंत राय मेहता कमेटी, बी, अशोक मेहता कमेटी, सी, जीवी के राव कमेटी और डी, एलएम सिंघवी कमेटी। चारों ही कमिटीज़ बहुत प्रोमिनेंट कमिटीज़ थी। इन चारों की वजह से ही पंचायतें जो आज हम देखते हैं वो हैं। तो पहले तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं दी, बिकॉज उस वक्त इंडिया में फिसिपेरस टेंडेंसीज थी, डिवाइसिव टेंडेंसीज थी, तो हम नए लेवल पे पावर डेलीगेट नहीं करना चाहते थे। बट अ फ्यू ईयर्स आफ्टर दैट गवर्नमेंट रियलाइज दैट नाउ इज़ द टाइम टू गिव सम सेल्फ गवर्नेंस राइट्स टू द पीपल, तो उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी बिठाई। फिर उसके कुछ साल बाद अशोक मेहता कमेटी, फिर जीवी के राव कमेटी और फिर एलएम सिंघवी कमेटी। तो इनमें से कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी लाइंस पे इलेक्शन होने चाहिए? द आंसर टू दिस इज बी, अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि पार्टी लाइंस पे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने चाहिए, एंड दिस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1977। देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत इलेक्शंस, ये इस कमेटी ने रेकमेंड किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्टोरेट फॉर अ ग्राम पंचायत इज, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ग्राम पंचायत के लिए कौन सा इसमें से इलेक्टोरेट माना जाता है? ए, द तालुका बोर्ड, बी, ऑल एडल्ट्स ऑफ 21 years or above in a village, सी, द विलेज एंड सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और डी, द ग्राम सभा। इनमें से कौन सी बॉडी या कौन से लोग हैं जो ग्राम पंचायत के लिए इलेक्टोरेट का काम करते हैं? देखिए, इलेक्टोरेट का मतलब होता है जितने भी लोग ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने के लिए वोट डालते हैं, यानी कि वोटर्स सिंपली। तो इनमें से कौन है जो ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं? क्या वो तालुका बोर्ड होता है? क्या वो उस गांव के सभी 21 साल से ऊपर के लोग आ जाते हैं? क्या वो उस गांव के लोग प्लस एमपी प्लस एमएलए आ जाते हैं? या क्या वो ग्राम सभा आ जाती है? तो इसमें आपका बड़ा सही सा आंसर है
डी ग्राम सभा। डी का सबसे क्लोज जो राइवल या जो सबसे क्लोज ऑप्शन है दैट इज बी। अगर बी में 21 की जगह 18 ईयर्स दिया होता तो ये आंसर हो जाता। 21 ईयर्स और अबव तो इलेक्ट होने के लिए एज है, वोट डालने के लिए जो एज होती है वो 18 साल या उससे ऊपर होती है। तो इसका मतलब ग्राम सभा में कौन आ जाता है, ऑल एडल्ट्स और ऑफ 18 ईयर्स और अबव इन ए विलेज कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम सभा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है। तो ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द वोटर्स in a village. So all the voters in a village are the electorate for Gram Panchayat. That is a simple answer to this question. Right? So Gram Sabha, all the seats in the Panchayat shall be filled by persons chosen by direct election from territorial constituencies in the Panchayat area. The electorate has been named Gram Sabha, consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of पंचायत। एक गांव में जितने भी अडल्ट लोग रहते हैं जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, उन सबको उस इलेक्टोरेट को नाम दिया गया है ग्राम सभा। तो यही क्वेश्चन अगर आपको ट्विस्ट करके पूछा जाए दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ अ विलेज, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम न्यायालय, सो आंसर वुड बी ग्राम सभा। ग्राम सभा इज नथिंग बट द इलेक्टोरेट ऑफ अ विलेज। ऑलराइट, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्सेज फॉर EPFO, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे लगे हों यू कैन जॉइन आवर टेस्ट सीरीज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो ऑप्शंस फॉर ज्वाइनिंग माइक्रो कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मेरी सिर्फ पॉलिटी में प्रॉब्लम है तो आप पॉलिटी का कोर्स अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, विच हैव वीडियो लेक्चर्स, विच हैव टेस्ट्स, विच हैव MCQs। और अगर आपको लगता है कि मेरी पॉलिटी तो ठीक है लेकिन पॉलिटी के अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो ठीक नहीं है, से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अगर आपको आज के 10 क्वेश्चंस में से जो है सिर्फ 2, 3 या 4 ही ठीक हुए हैं, सो यू माइट एज वेल जॉइन द माइक्रो कोर्स ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पर जाकर आप माइक्रो कोर्स चेक कर सकते हैं एंड दे आर अवेलेबल एट अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल रेट। कुछ हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ में अवेलेबल हैं इस तरह के माइक्रो कोर्सेज, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, जो स्टडी नोट्स हैं साथ में अटैच्ड वो भी मिलेंगे, PDF विल बी अवेलेबल एंड यू विल बी एबल टू चेक योर प्रोग्रेस बाय अटेम्प्टिंग मैनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक एज वेल। तो ये सारी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आप डायरेक्टली विजिट करना चाहते हैं यू कैन विजिट दिस पेज, you can visit this website abhipedia.abhimanyu.com, abhipedia.abhimanyu.com, and then you can go to the tab where you can choose this EPFO exam और वहाँ पर जाकर आप ये सारे कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।